बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की जो है वो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले आपको एक दो डेफिनेशंस जो हैं वो समझ लेनी चाहिए। तो पहली डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसे पॉइंट वाले नंबर जिनमें पॉइंट के बाद यानी इशारिये के बाद डिजिट्स जो हैं वो चंद एक होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के जो बाद वाले नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो आपके पास रुक जाते हैं कुछ डिजिट्स चलने के बाद। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल जो है वो देता हूं। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं 5/2। इसको अगर मैं डिवाइड करवाऊं, ठीक है, 5 अंदर लिखूंगा और 2 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो ये आपके पास 2 2 जार 4 हो जाएगा, 1 आ गया। अब चूंकि ये 1 2 से छोटा है तो ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और 2 5 जार 10 हो जाएगा। अब जरा देखें तो 5/2 का जो आंसर आया है डिवाइड करवाने के बाद वो 2.5 आया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है और इसको मैं गिन सकता हूं। ये एक डिजिट चलने के बाद क्या हुआ है, रुक गया है, स्टॉप हो गया है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, या ऐसे समझ लें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, वो आपके पास डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखें। ये देखिए जी, दूसरी एग्जांपल 47/20। इसमें 47 को अंदर रखूंगा, 20 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो इस तरह से डिवीजन होगी आपके पास। पहले 22 जार 40 हो गया, 7 बाकी बच गया आपके पास, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 23 जार 60 हो जाएगा, 10 बाकी बचेगा, 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा, 25 जार 100 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इसको डिवाइड करवाएंगे और आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चलने के बाद ये रुक गया है। तो ये भी आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं कि इसमें पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो आपके पास गिने जा सकते हैं, रुक गए हैं। इसी तरह ये एग्जांपल है 2/5 की। इसमें मैं 2 को अंदर रखूंगा, 5 पे डिवाइड कराऊंगा। चूंकि ये छोटा है 2 5 से तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दूंगा और 5 4 जार 20 हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट में कुछ डिजिट्स चलने के बाद रुक गया है, इसलिए ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। यानी ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं या उनको हम गिन सकते हैं, वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन की तरफ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कौन से होते हैं जी, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करवाएं तो पॉइंट के बाद ये चलते ही जाते हैं। इसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते, वो रुकते नहीं हैं, बार बार रिपीट होते हैं। decimals in which one digit or a group of digit repeat again and again infinite times का मतलब ये है कि हम पॉइंट के बाद जो इनमें डिजिट्स आते हैं उनको गिन नहीं सकते हैं। ये बार बार जो है वो 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स ये बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इनकी एग्जांपल देखते हैं जी। ये देखें जी, 156/9। 156 को मैं अंदर रखता हूं और 9 पे डिवाइड करवाता हूं, तो 9 1 जार 9, 6 बाकी बच जाएगा, ऊपर से ये 6 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये 66 बन गया। 9 7 जार 63, यहाँ से 3 जो है वो बाकी बच जाएगा। अब मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा क्योंकि 3 9 से छोटा है। फिर 9 3 जार 27, फिर 30 बन गया। 9 3 जार 27, फिर 30 बनेगा। तो यानी ये ऐसे ही बार बार क्या होगा, चलता जाएगा, 3 3 3 3 3 इस तरह से चलता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट 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 का मतलब है कि ये आपके पास चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है कि ये आपके पास रुकता नहीं है। अब इस नंबर को देखें ज़रा, 22/7। ये दूसरी एग्जांपल है। 22 को अंदर रखूंगा, 7 पे डिवाइड कराऊंगा, 7 3 जार 21, 10 बन जाएगा आपके पास।
ठीक है जी। 7 1 ज़ार 7, ये 30 बन गया, और फिर 7 4 ज़ार 28 आ गया। ठीक है जी। 2 बचेगा, 0 लगा दूंगा। 7 2 ज़ार 14 आ गया, फिर 6 बचेगा, 0 लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये 7 8 ज़ार 56 हो जाएगा, ये माइनस करवाऊंगा तो बाकी कितना बचेगा 40, और फिर मैं क्या करवा दूंगा 7 5 ज़ार 35 कराऊंगा, बाकी 50 आ जाएगा, और 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे देखें तो क्या बचेगा 10। अब यहाँ पर देखें ये 10 बाकी बच गया, और ये भी आपके पास क्या है 10 है, यानी इसने भी दोबारा क्या करना शुरू कर देना है, रिपीट करना शुरू कर देना है। तो ये वाला भी नंबर जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट चलने के बाद नंबर रुक जाएं वो आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे, जो रुके ना लेकिन रिपीट करें, चाहे वो 1 डिजिट के बाद रिपीट करें चाहे वो 10 डिजिट्स के बाद रिपीट करें, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा जी, एक बात आपने याद रख लेनी है कि ये जो नंबर पॉइंट में कुछ डिजिट चलने के बाद रुकते नहीं हैं, ठीक है, पॉइंट में जो है वो आपके पास बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम है जी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी इनको कहा जाता है। अब हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, यानी आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है 4/6, पहला पार्ट है, आपने ये बताना है इसको डिवाइड करवा कर कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको करवाने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका कि आप खुद बाय हैंड इसको डिवाइड करवाएं, यानी इस तरह से आप 4 को अंदर रखें, 6 को बाहर रखें, ठीक है जी, और डिवाइड कराएं। अब चूंकि ये 4 छोटा है 6 से, तो मैं ऊपर 0 पॉइंट लगा देता हूं और यहाँ पे एक 0 ऐड कर देता हूं, और ये बन जाएगा आपके पास 6 6 ज़ार 36। 40 में से 36 माइनस होगा, 4 बन गया, फिर मैं 0 लगा दूंगा, फिर ये 6 6 ज़ार 36 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दोबारा ये 40 बन गया है। यानी ये बार बार क्या हो रहा है आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.66 और आगे डॉट्स लगा दें। ये काम आप इस तरह से डिवाइड करवाने की बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ये आप दे सकते हैं 4 पहले लिखेंगे, डिवाइड करके 6 लिखूंगा, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, और ये वही आ रहा है जो हमने डिवाइड करके निकाला है। आप देख सकते हैं 6 बार बार क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, रुका नहीं है। तो चूंकि ये बार बार चलता जा रहा है, रुका नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, ये बन जाएगा हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है जी, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर आपके पास बन जाएगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। लिखा हुआ है 11/12, तो मैं 11 को अंदर रखूंगा और 12 पे डिवाइड कराऊंगा। अब ये 110 कैसे बन गया 110, चूंकि 11 12 से छोटा था तो इसलिए मैंने ऊपर 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया, ये 110 बन गया। फिर 12 को 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 108 आ जाएगा, और उसके बाद 110 में से 108 माइनस होके 20 बन जाएगा आपके पास। 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 12 1 ज़ार 12 आ जाएगा, तो माइनस कराऊंगा 8 बच जाएगा। अब 8 12 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, और 12 6 ज़ार 72 हो जाएगा। इनको माइनस करवाएंगे तो अगेन आपके पास 8 बच जाएगा, 8 12 से छोटा है तो 0 लगाऊंगा, 12 6 ज़ार 72 आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोबारा से आपके पास 8 बच जाएगा और 0 लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा 0.91666। इस तरह से ये चलता जाएगा। यहाँ पे डॉट्स वगैरह भी आपने लगा देने हैं। तो ये रुका नहीं है बल्कि रिपीट हो रहा है, बार बार चलता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। थर्ड पार्ट देखें जी, 1/3 लिखा हुआ है।
अब मैं 1 को अंदर रखूंगा, 3 पे डिवाइड कराऊंगा। अब 1 चूंकि छोटा है 3 से, तो मैं ऊपर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। अब ये 3 3 जार क्या हो जाएगा जी 9, माइनस कराऊंगा तो बाकी कितना बच गया 1। फिर से छोटा है तो 0 लगा देता हूँ जी मैं यहाँ पे, तो ये अगेन क्या बन जाएगा 3 3 जार 9, ठीक है। और ये इस तरह से दोबारा 10 बन जाएगा, यानी ये बार बार क्या हो रहा है चलता जा रहा है। तो ये भी आपके पास रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ पार्ट देखें, लिखा हुआ है 2/5, ठीक है जी। तो 2 को मैं अंदर रखूंगा और 5 पे डिवाइड करवाऊंगा। 2 अंदर आ जाएगा, 5 पे डिवाइड। अब चूंकि 2 5 से क्या है छोटा है, तो मैं ऊपर लगा देता हूँ 0 पॉइंट और यहाँ पे लगा दूंगा 0। तो 5 4 जार क्या हो जाएगा 20। ये देखें, ये एक ही डिजिट चलने के बाद क्या हुआ है रुक गया है 0.4। तो इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये रिकरिंग नहीं है, ये आपके पास रुक गया है, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग जो है वो नंबर कहते होते हैं। उर्दू में हम इसको मुख्ततिम इशारिया नंबर भी कहते हैं। मुख्ततिम, अगर कोई उर्दू मीडियम में बच्चा है तो वो इस तरह से इसको देख सकता है। इसको उर्दू में कहते हैं मुख्ततिम इशारिया नंबर। अब हम अपने पांचवें और छठे पार्ट को देखते हैं जी। ज़रा पहले पांचवें पार्ट को देखें, लिखा हुआ है 8/11, ठीक है जी। 8 को मैं अंदर रखा, 11 पे डिवाइड कराऊंगा। अब चूंकि 8 जो था वो मेरे पास छोटा था 11 से, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे लगा दिया 0 और ऊपर लगा दूंगा पॉइंट। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया, 77 माइनस हुआ तो बाकी बच गया 3। फिर से ये 3 छोटा था 11 से, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 22 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस कराएंगे तो 80 आ गया। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है, यानी इसका जो आंसर बना डिवाइड करवाने के बाद 0.727272, यानी इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार चलता जा रहा है। और सेम जो नंबर्स हैं 727272 रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या बन गया जी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक नहीं रहा, एंड रिकरिंग बार बार रिपीट भी हो रहा है। और इसी तरह छठा पार्ट देखें 5/12, ठीक है जी। अब 5 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करवाएंगे। 5 छोटा है 12 से, तो 0 लगाऊंगा और ऊपर मैं पॉइंट लगा दूंगा। 12 4 जार 48 आ गया जी। माइनस करवाया आपने तो 2 बच गया। अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा क्योंकि 2 क्या है छोटा है 12 से, तो 0 लगाया। 12 1 जार 12 आ गए। यहाँ देखें जरा, 20 में से 12 माइनस हुआ तो 8 12 से छोटा है तो 0 लगा दूंगा। और 12 6 जार 72 माइनस करवाया, फिर 8 बच गया, 0 लगा देंगे। 12 6 जार 72, फिर से माइनस कराएंगे तो 8 बच जाएगा, 0 लगा दूंगा, अगेन वही काम चलता जाएगा। यानी ये अब बार बार 80 72 आता जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0.416666, इस तरह से ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इस तरह से ये दो पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। अब हम अपने 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 5/7 लिखा हुआ है आपके पास जी। अब चूंकि 5 छोटा है, ठीक है, पहले मैं इसको अंदर लिखता हूँ, 7 को बाहर लिखता हूँ, ठीक है जी। 5 मेरे पास क्या है छोटा है, तो मैं इधर पॉइंट लगा देता हूँ। खाली पॉइंट लिखें या 0 पॉइंट लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है जी। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 49 आ जाएगा। बाकी क्या बच गया जी आपके पास 1। अब 1 छोटा है 7 से, तो 0 लगा देंगे, ठीक है जी। 7 1 जार आपके पास आ जाएगा 7, माइनस कराऊंगा तो बाकी बच गया 3। अगेन 0 से छोटा है तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे 30, 0 लगा के 30 बन गया। 7 4 जार आ गया जी आपके पास 28, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 बाकी बच जाएगा, ठीक है जी।
अगेन 0 लगाएंगे तो 7 2 जार हो जाएगा जी आपके पास 14। ठीक हो गया। 6 बाकी बचेगा, छोटा है तो 0 लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये बन गया 7 8 जार 56। क्लियर हो गया जी। बाकी बच गया यहाँ पे आपके पास 4, छोटा है 0 लगा देंगे तो 7 5 जार हो जाएगा जी 35। यहाँ पर देखें जी, यहाँ से अब आपने देखना है 35 आ गया, माइनस कराऊंगा, कितना बच गया 5। छोटा है 7 से तो क्या लगाऊंगा 0, ये क्या है 50, और ये जो स्टार्ट में था ये भी 50 आएगा, यानी यहाँ से आगे दोबारा ये ऑनवर्ड चलता जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर बनेगा 714285, फिर दोबारा से 714285, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 0.714285, और इस तरह से बार बार ये रिपीट होगा। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड या प्लस भी लगा सकते हैं आप, रिकरिंग हम लिख देंगे। ठीक है जी। यानी ये गैर मुख्ततिम है, उर्दू में हम लिख सकते हैं गैर मुख्ततिम। ठीक है जी। मुतवाली कसर, मुतवाली उर्दू में कहते हैं जो आपके पास बार बार रिपीट होती है। तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, लिखा हुआ है 6/10। ठीक है जी। तो 6 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड करवाया, बड़ा आसान सा है ये। 6 छोटा था तो ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर दिया। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 60, ये आपके पास ख़त्म हो गया, यानी इसका आंसर आया 0.6। क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ख़त्म हो गया है, रुक गया है, तो हम इसको कह देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। और ये टर्मिनेट हो गया तो इसको हम रिकरिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपके पास रुक गया है। टर्मिनेटिंग ही सिर्फ कहेंगे, रिकरिंग वो होता है जो बार बार रिपीट हो, हम इसको रिकरिंग नहीं कहेंगे, ओनली टर्मिनेटिंग, यानी ये आपके पास मुख्ततिम कहलाएगा। ठीक है जी। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। 9th पार्ट को देखें जी, 16/20 लिखा हुआ है, 16 को अंदर रखा, 20 को बाहर रखा। ठीक है जी। तो अब चूंकि ये 16 छोटा है, 20 से ऊपर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 160 आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट ख़त्म हो गया। तो अगेन ये आपके पास बन गया टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। तो इसका आंसर आ गया 0.8। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह ये आपके पास 10वां पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। आप देख सकते हैं 9 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करवाने के लिए 0 लगा के ऊपर पॉइंट भी लगाएंगे, 10 9s are 90, तो ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग, यानी मुख्ततिम कसर ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, ये आपके पास है 1/8, 11th पार्ट है। तो 1/8 है, 1 को मैंने अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, क्योंकि 1 आपके पास क्या है जी, छोटा है। ठीक है। तो मैं ऊपर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो 8 1s आ गया जी, 8 माइनस कराएंगे 20 बन गया, क्योंकि 2 था, छोटा है, 8 से 0 लगा दूंगा। ठीक है जी। 8 2s आपके पास आ गया 16, माइनस कराऊंगा 4 आ गया, 4 8 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा, और ये देखें जी 8 5 हो गया 40, तो ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया है, रुक गया है। तो ये मुख्ततिम यानी टर्मिनेटिंग कहलाएगा 0.125। आप इसको 1/8 को इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखें 12 पार्ट आप सॉल्व करेंगे, 14/20, जिसका आंसर आ रहा है 0.7, और ये चूँकि रुक गया है एक स्टेप के बाद ही, तो इसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी मुख्ततिम कहेंगे। 13 पार्ट को देखें जी, 2/3 लिखा हुआ है, 2 को मैं अंदर रखूँगा, 3 को बाहर, क्योंकि 2 छोटा है तो इधर 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 6 हो जाएगा जी
18। ठीक है जी, फिर से 2 आ गया, छोटा है 0 लगाऊंगा तो 3 6 18 फिर से बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये बार बार इसी तरह से चलता जा रहा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 0.66 चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं। तो ये आ गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, एंड रिकरिंग नंबर या फ्रैक्शन, यानी ये आपके पास गैर मुख्ततिम, ठीक है जी, और मुतवाली कसर। नेक्स्ट 14 पार्ट को देखें, 4/5 लिखा हुआ है जी आपके पास, जो कि इक्वल होगा 0.8 के। ये मैंने डिवाइड करवाया, 4 अंदर 5 बाहर, चूंकि 4 छोटा था तो 0 लगाऊंगा और ऊपर पॉइंट, 5 8 40 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, टर्मिनेटिंग यानी मुख्ततिम, और रिकरिंग ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 1/4 लिखा हुआ है, 1 को अंदर रखूंगा, 4 को बाहर। चूंकि 1 आपके पास छोटा है तो इधर 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर 0 पॉइंट, तो 4 2 आपके पास आ जाएगा 8, माइनस कराऊंगा तो 2, अगेन 2 छोटा है 4 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 5 आ जाएगा 20। ठीक है जी, और ये आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी 1/4 का आंसर आया 0.25, जो कि आपके पास होता है टर्मिनेटिंग, और ये आपके पास रिकरिंग नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट 16 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7/9, 7 को अंदर रखूंगा, 9 को मैं बाहर रखूंगा। अच्छा, एक बात याद रखनी है, अगर ये आपके पास MCQs में आ जाता है तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 7/9 किया, 0.7777 चलता जा रहा है, यानी ये आपके पास रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग कहलाएगा। इसको अगर डिवाइड करवाना हो तो आप इधर 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है जी, 9 7 होता है 63, माइनस कराऊंगा, फिर से 70 बना के 63 कराऊंगा। ठीक है जी, 9 7 63, अगेन 7, और ये इस तरह से चलता जाएगा, यानी 7/9 इक्वल आ गया 0.777। तो ये आपके पास कौन सा नंबर होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, बट रिकरिंग नंबर बनेगा। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट 17, 8/10 लिखा हुआ है, तो मैं 8 को अंदर रखूंगा, 10 पे डिवाइड कराऊंगा। चूंकि 8 10 से छोटा है तो 0 लगा दूंगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 80 बन गया, ये ख़त्म हो गया। दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग यानी मुख्ततिम कसर, 0.8 आंसर आया। सेम इसी तरह ये वाला जो पार्ट है आपके पास सॉल्व होगा। लास्ट पार्ट 3/5, 3 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड करवा देंगे जी। ठीक है जी, और चूंकि ये 3 छोटा तो फिर ऊपर पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा देंगे, 5 6 30 आके ये माइनस होके ख़त्म हो जाएगा। तो 0.6 इसका आंसर आएगा, जो कि आपके पास टर्मिनेटिंग यानी मुख्ततिम फ्रैक्शन बनेगा। इस तरह से इन सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हमें अगेन 2 डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करनी है। तो उनमें से पहली है रैशनल नंबर्स। ये जो वर्ड है रैशनल नंबर्स हैं, उर्दू में इनको कहते होते हैं नातिक आदाद। ठीक है, ये जो हमने अभी क्वेश्चन 1 में पढ़े थे ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी जो रुक जाते थे, और कुछ डिवीजन वाले नंबर्स ऐसे थे जो रुकते नहीं थे लेकिन रिपीट होते थे, इनको इकट्ठा मिलाकर जो है वो हम रैशनल नंबर्स कहते होते हैं। बेसिकली रैशनल जो नंबर्स होते हैं ना, उनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है टाइप टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, जो रुक जाए डिवाइड होने के बाद, या जो रुके ना लेकिन बार बार रिपीट हो, एक डिजिट हो रिपीट बार बार, या 2 बार बार रिपीट हो, या 3 का ग्रुप बार बार रिपीट हो, वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
जो क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े थे वो सारे के सारे रैशनल थे, क्योंकि उनमें कुछ नंबर्स आपके पास डिवाइड होने के बाद रुक जाते थे और कुछ नंबर जो है वो रुकते नहीं थे लेकिन बार बार रिपीट होते थे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो पॉइंट में चलने के बाद ना तो रुकते हैं, ठीक है, यानी जिनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो ना तो रुकता है ना ही रिपीट होता है। उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स वो कहलाते हैं, और इनका जो दूसरा नाम है वो इरेशनल नंबर्स होता है। रैशनल वो होते हैं जो रुक जाते हैं पॉइंट में या रिपीट होते हैं बार बार, और इरेशनल वो होते हैं जो ना तो रुकते हैं ना ही रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर √2 है, इसको अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें, ये देखें तो ये आपके पास ना ही रुकता है और ना ही रिपीट होता है, तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। √5 हो गया, ठीक है जी, √7 हो गया, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते होते हैं। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर से इनके आंसर्स जो हैं वो लिख दिए हैं। ये ना तो रिपीट होते हैं और ना ही ये आपके पास जो है वो रुक रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स की हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे तो आपने ये बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और उर्दू में हम इनको गैर नातिक आदाद कहते हैं। जो रैशनल होते हैं वो नातिक कहलाते हैं और जो इरेशनल होते हैं वो गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। पहला पार्ट है √5। ये देखें जी, जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये ना तो रुकेगा और ना ही रिपीट होगा, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसके आगे आप लिख देंगे इरेशनल। दूसरा पार्ट है जी 1/7। ठीक है, 1 को मैं अंदर रखता हूँ, 7 पे डिवाइड कराता हूँ। चूंकि 1 छोटा है 7 से तो मैं ऊपर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो 7 1 जार आ जाएगा 7, 3 30 बन जाएगा, और उसके बाद 7 4 जार 28 आ जाएगा जी। बाकी 20 बन जाएगा जी आपके पास, क्योंकि 2 बाकी बचेगा, 2 7 से छोटा है तो मैं 0 लगा दूंगा। और ये अगेन आ जाएगा आपके पास 7 2 जार 14। ठीक है, बाकी बच गया हमारे पास 6, 0 लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास 7 8 जार 56 आ जाएगा। बाकी 4 बचेगा तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। 7 5 जार कितना आ गया जी 35। ये देखें जी, इसको मैंने 35 लिख दिया है, माइनस कराएंगे, बाकी बच गया 5। छोटा है 7 से तो 0 लगा देंगे, और 7 7 जार आ जाएगा आपके पास 49। कितना बच गया यहाँ पे 1। और अगर मैं 0 लगा देता हूँ यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 10, और ये दोबारा यहाँ से अगेन क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास रिपीट होना शुरू हो गया। तो जो नंबर रिपीट हो जाता है, ठीक है जी, उसको हम कहते होते हैं रैशनल नंबर। अगर रैशनल इरेशनल का पूछा जाता है ना, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी जो है वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी चौड़ी जो है वो डिवीजन करवाएं। ठीक है जी, ये देखें मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है ये, तो 1/7 आप देख सकते हैं 0.142857142 इसी तरह से बार बार ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को देखें, लिखा हुआ है जी 2.152 ये वाला। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, रुक गया है। तो जो रुक जाता है वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे ये रैशनल है। फोर्थ पार्ट को देखें जी, बज़ाहिर लग रहा है कि ये ना रुक रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, लेकिन गौर से देखें तो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 81 82, फिर 81 82, फिर 81 82, यानी ये 4 का ग्रुप जो है वो बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो अगर 4 नंबर भी रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट तो हो रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड रिकरिंग नंबर्स, ये बार बार रीअकर हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर जो कि रिपीट होते हैं, चाहे वो 3 डिजिट करके रिपीट हों, 4 करके रिपीट हों, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो रिपीट हो जाएंगे
वो रैशनल कहलाएंगे। तो इसका आंसर भी होगा रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट को देखें, लिखा हुआ है 2.751, जो कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, रुक गया है। इसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं। ये 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 22/7 लिखा हुआ है, ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन 1 से पहले ये डिवाइड करवा के दिखा चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोबारा, या फिर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें तो आप देखेंगे कि 142,857 ये बार बार क्या हो रहे हैं जी, रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो रुक जाए या रिपीट हो वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। √14 कैलकुलेटर से आप इसको चेक करें, ठीक है, तो ये आपके पास ना रुकेगा ना ही रिपीट होगा, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। हम इसके आगे लिख देंगे दिस इज इर्रेशनल नंबर। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है √25, लेकिन जैसे ही मैं इसका कैलकुलेटर से आंसर फाइंड आउट करूंगा ना, वैसे भी हमें पता है √25 का जो आंसर होता है, ये देखें जी 5 होता है। √25 का आंसर 5 है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाला नंबर जो है वो आया ही नहीं है, या ऐसे समझ लें कि वो रुक गया है एक ही डिजिट के बाद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0, ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लिखा हुआ है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी हमने इस नंबर को, ये जो 21/4 लिखा हुआ है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसको डिवाइड करवाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसका जो आंसर है वो पॉइंट में क्या आता है। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है डिवाइड 21 को अंदर रख के 4 पे, वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ किया है। ये देखें जी, 21 को जब 4 पे डिवाइड कराऊंगा तो 5.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला काम तो हमने ये कर दिया। इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये जो नंबर है ये नंबर लाइन के ऊपर 5 और 6 के दरमियान में होगा, ठीक हो गया जी। ये नंबर कहाँ पे होगा, 5 और 6 के दरमियान में होगा। तो अब हमने क्या करना है, स्केल से एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने स्केल रखा यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये नंबर है 5 और 6 के दरमियान में, तो आपने 5 और 6 के दरमियान, आपकी मर्जी है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जितना आपको सूटेबल लगता है। मैंने क्या करना है, मैं अब इसको 5 और 6 के दरमियान 10 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करवाता हूँ। यानी मैं पहला पार्ट यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 5, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस 5 से आगे मैं 6 तक 10 पार्ट्स करूँगा, और जितने भी आपने पार्ट्स बनाने हैं ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी तमाम पार्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ये देखें जी, इसके लिए आप स्केल का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। स्केल के ऊपर ये लाइंस बनी हुई होती हैं, तो इनकी मदद से आप इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस वाले। ये मैंने इस तरह से 10 पार्ट्स बना लिए हैं, और ये जो लास्ट पार्ट होगा हमारा, हमने इसको नाम दे देना है 6 का, ठीक है जी। अब 5.25 का ये मतलब है कि ये जो नंबर है आपके पास, ये ऐसे समझ लें, अब ये 5 है,
ठीक है जी। 5 को आप 5.0 भी कह सकते हैं। ये 5.1 हो गया, ये 5.2 हो गया, ये 5.3 हो गया, और इस तरह से ये बाकी पार्ट्स जो हैं बन जाएंगे। तो अब ये हमारा नंबर 5.25 यानी 5.2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे ये नंबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर आपका 5.25 इक्वल 21/4 होगा। ये वाला नंबर जो है 21/4 यहाँ पे लाए करेगा 5.2 और 5.3 के दरमियान में। इस तरह से हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, और इसके अलावा आप इन पार्ट्स को जो है मज़ीद ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 और 6 के दरमियान कम पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कम पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी आपकी मर्जी है। और इसके अलावा आप चाहें तो इनके आगे और इनके पीछे भी नंबर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। -53/3 इसको डिवाइड कराएंगे 53 को अंदर रख के 3 पे, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी ये बता रहा है कि ये जो नंबर है वो -17 और -18 के दरमियान में आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से एक लाइन लगाएंगे। लेकिन अब एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये चूंकि नंबर है नेगेटिव, तो ये -17 मैं इस तरफ लिखूंगा राइट साइड पे और -18 मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो जाते होते हैं। यानी अगर कोई आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर आएगा तो आप उसको लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो लिखेंगे। तो मैं उसी तरीके से इसको जो है वो पहले पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ स्केल की मदद से। ये एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे अपनी तरफ से मैं कोई एक लाइन लगा के यहाँ लिख देता हूँ -17। याद रखने आपने जो पहला पार्ट था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के लिए हम इस तरफ को जो है वो काउंटिंग करेंगे, और नेगेटिव के लिए हम इस तरफ को पार्ट्स लगाएंगे, काउंटिंग करेंगे। नेगेटिव वाले नंबर इस तरफ को जाएंगे और पॉजिटिव वाले इस तरफ को जाएंगे। ये मैंने -17 और -18 के दरमियान 10 पार्ट्स जो हैं वो बना दिए हैं। अब हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। ये बन जाएगा हमारा 17.1 माइनस वाला, ये बन जाएगा 17.2 माइनस वाला, और इस तरह से ये बाकी पार्ट्स आपके पास बन जाएंगे। अब ये नंबर क्या है जी, -17.67, यानी ये आपके पास -17.6 है, ठीक है जी, और ये है -17.7। इनके दरमियान में कहीं पे जो है वो आप अंदाजन लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है ये पॉइंट लाई करेगा -17.67। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ पार्ट्स भी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इनके इस तरफ भी नंबर लगा सकते हैं और इस तरफ भी नंबर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पार्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी √11। इसको कैलकुलेटर से आपने इसका आंसर पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे। 3.32 ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। इस तरह से आप इसको राउंड ऑफ करके 3.32 लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो हमारा नंबर है 3 और 4 के दरमियान में मौजूद है। तो उसी तरह से हम एक नंबर लाइन लगाएंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो अब हम इसके लिए इस तरफ को राइट साइड की तरफ जो है वो नंबरिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है 3, और इस तरह से आगे मैं अपनी तरफ से कुछ डिस्टेंस रख कर तो 10 पार्ट्स जो हैं वो बनाऊंगा 3 और 4 के दरमियान। पहली लाइन को आपने 3 नंबर दे देना है, और जो आखिरी पार्ट होगा 10वां जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे आपने उसके नीचे 4 लिखना है, जैसे हमने इससे पहले 2 पार्ट्स में किया है।
ये देखें जी मैंने 10 पार्ट्स बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन की निस्बत मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पार्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 4 लिख देता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और इसी तरह ये बाकी पार्ट्स बन जाएंगे। अब हमारा नंबर क्या है जी 3.32, यानी अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा देखें तो ये 3.3 और 4 के दरमियान, यानी इसके और इसके दरमियान में जो है ये नंबर लाई करेगा। तो आपने अपनी तरफ से रफली अंदाज़न जो है वो इनके दरमियान में लाइन लगा के तो इस तरह से इसको 3.32 जो है वो √11 अप्रॉक्सीमेटली शो करवा देना है। इस तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें 25/2, तो इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करवाएंगे तो 12.5 आ जाएगा और ये एग्जैक्ट 12.5 है और ये नंबर होगा आपके पास 12 और 13 के दरमियान। तो इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10 पार्ट्स में मैंने इसको इक्वल डिवाइड करवा दिया है और ये 12 और एंड पे लिख देते हैं जी हम यहाँ पे 13 और इसी तरह इनके बीच में भी हम नंबर लिख देते हैं 12.1, 12.2, 12.3। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो छोटे नंबर हैं ये आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये नंबरिंग हो जाएगी और ये 12.5 जो है वो आपका नंबर लाई करेगा यहाँ पे। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी -5/7, तो इसको जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाएंगे ये देखें 0.71 जो है वो माइनस वाला नंबर आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 0 एंड -1। चूँकि अब ये नेगेटिव नंबर है तो इसलिए नंबर लाइन पे अब हम नंबरिंग इस तरफ को लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, यानी मैं इधर 0 लिखूंगा और इधर -1 लिखूंगा और उसके दरमियान में 10 पार्ट्स में मैं इनको डिवाइड करवा दूंगा। ये देखें जी ये मैंने इस तरह से इनको पार्ट्स में डिवाइड करवाया है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 और यहाँ पे मैं लिखूंगा -1 और इनके दरमियान मैं लिखूंगा -0.1। चूँकि मैं इस तरफ को जा रहा हूँ तो इस तरफ को लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ये बन जाएगा -0.2 और इस तरह से हम ये बाकी नंबर्स लिख देंगे। और ये है -0.71 जो कि -0.7 और -0.8 के दरमियान में होगा। तो आप यहाँ पर कहीं पे अंदाज़न इस तरह से लाइन लगा के इसको जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है जी हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लिखा हुआ है √31 जो कि अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो 5.57 के इक्वल होता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स तक लिखा है। ठीक हो गया जी, और ये नंबर होगा बिटवीन 5 एंड 6। तो ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए अब हम 5 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिख के 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करवाएंगे। ये देखें जी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के तो 5 और 6 के दरमियान 10 पार्ट्स हमने कर दिए हैं। अब ये नंबर है 5.57 जो कि 5.5 और 6 के दरमियान में होगा। तो यहाँ कहीं पे आपने रफली अपनी मर्ज़ी से अंदाज़न जो है वो ये लाइन लगा के इसको इस तरह से √31 = 5.57 अप्रॉक्सीमेटली कर देना है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने ये बताना है कि नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये नंबर किन 2 नंबर्स के दरमियान में है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लें डिवाइड करवा के। ये देखिएगा ज़रा, मैंने इसको डिवाइड करवाया 21/4 तो आंसर आ गया है 5.25, यानी इसका जो आंसर बन रहा है
5.25 आ रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि ये जो नंबर है वो 5 और 6 के दरमियान में होगा। ठीक है जी, बिटवीन 5 एंड 6। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है और आप पता करना चाहते हैं कि ये नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में होगा, तो आपने इन दो नंबर्स को डिवाइड करवाना है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल आपने डिवाइड करवाना है। 21 को मैं अंदर रखूँगा और 4 पे मैं इसको डिवाइड करवा दूँगा। ठीक है जी, तो 4 5 20 आ जाएगा, माइनस कराऊंगा तो 1 बच जाएगा। यानी 21/4 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 5 1/4। तो जो ये यहाँ पे नंबर आएगा ना, ये क्या नंबर आए 5, तो ये वाला नंबर और इससे अगला नंबर 6 जो है उनके दरमियान में ये नंबर होगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पे आ जाता 3 तो मैं कहता 3 और 4 के दरमियान में नंबर है। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन लगानी है। इस तरह से जो है वो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें आपने किसी जगह पे 5 लिख देना है। शुरू में लिख दें ज़्यादा बेहतर है, यहाँ हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये क्या लिखा हुआ है 4, इतने हिस्से अब हमने यहाँ पे इस लाइन पे करने हैं। 4 हिस्से, 5 से लेके हमने 5 से शुरू करना है और आगे कितने हिस्से करने हैं 4। तो पहला हिस्सा ये बनेगा इस तरह से, बराबर होने चाहिए इसे। दूसरा हिस्सा ये बन जाएगा, तीसरा जो थर्ड हिस्सा है वो ये बन जाएगा और फोर्थ हिस्सा ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है 6। ठीक है जी, जो यहाँ आएगा वो उससे स्टार्ट करना है आपने और जो यहाँ लिखा हुआ है उतने आपने हिस्से कर देने हैं और अगला नंबर लिख देना है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है जी 1, तो इसका जहाँ पे पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ ये आपके पास नंबर जो है वो लिखा हुआ है। दोबारा इसको देख लें कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आखिर ये नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में है। तो हमने डिवाइड करवाना है 5 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ ये इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है। तो ये वाला जो नंबर है वो मैं स्टार्ट करूँगा और इससे अगला नंबर जो है उसके दरमियान में ये वाला नंबर होगा। हम यहाँ 5 लिखेंगे पहली लाइन लगा के, उसके बाद इतने हिस्से आपने आगे करना है। यहाँ 7 लिखा होता तो 7 हिस्से में आगे करता। ठीक हो गया जी। उसके बाद जहाँ पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से एरो लगा के ये नंबर लिख देना है। तो इस तरह से हम ये वाला जो पार्ट है वह सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है -53/3। अगेन उसी तरीके से हम पहले ये चेक करेंगे कि किन दो नंबर्स के दरमियान ये वाला नंबर है। तो एक तरीका कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या डिवाइड से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं 53 को डिवाइड करवाता हूँ जी 3 के ऊपर। तो ये बेटा आपके पास बेसिकली बन जाएगा 3 1 3। ठीक हो गया जी। 5 - 3 2, ऊपर से 3 आ जाएगा तो ये 3 7 21 आ जाएगा, माइनस कराऊंगा 2 बचेगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, 17 2/3। तो क्या हुआ, क्या पता चला कि ये -17, माइनस है तो -17 और उससे अगला नंबर -18। याद रखनी है एक बात, अगर तो पॉजिटिव होगा तो इस तरफ वाला राइट साइड वाला नंबर देखेंगे हम अगला, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो हम देखेंगे। ठीक है जी। यानी ये नंबर होगा बिटवीन -17 एंड -18। ठीक है। नेगेटिव के लिए हमने लेफ्ट साइड वाला नंबर देखना है और पॉजिटिव अगर नंबर आता है तो उसके लिए राइट साइड वाला नंबर देखा जाएगा। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब मैं चूँकि मैंने जाना है लेफ्ट साइड की तरफ तो मैं अपना -17 यहाँ लिख देता हूँ। -17 से आगे मुझे इतने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से, 3 पार्ट्स करने हैं। 1 पार्ट,
सेकेंड पार्ट एंड दैट इज आवर थर्ड पार्ट। -17 से आगे 3 हिस्से हमने कर दिए हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो दूसरा हिस्सा जहां ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ये हमारा नंबर मौजूद होगा। यहाँ हम लिख देंगे -18 और यहाँ पे हम लिख देते हैं -53/3। तो नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट साइड को जाएंगे, इस तरफ को जाएंगे, नेगेटिव के लिए लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव के लिए राइट साइड की तरफ जाते होते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको ज़रा देखें कि सबसे पहले 25/2, अगेन ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कराएंगे, 25 अंदर 2 बाहर, तो 2 12 24 आ गया, माइनस होने के बाद 1 बाकी बच गया। तो इसको मैं मिक्स में लिख सकता हूँ, उर्दू में इसको कहते हैं मखलूत कसर, 12 1/2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो अब ये 12 और 13 के दरमियान ये नंबर होगा और राइट साइड की तरफ जो है वो मैं जाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो 12 से आगे कितने हिस्से करने हैं, 2 पार्ट्स आपने करने हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट, और दूसरे पार्ट के नीचे 13 हम लिख देंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ अगर 12 आ रहा है तो ये नंबर 12 और 13 के दरमियान में होगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यानी जहाँ पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है वहाँ आप एरो लगा के ये नंबर लिख देंगे। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, 5वां पार्ट। तो इस नंबर को देखें अगर आप इस फ्रैक्शन को, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर वो होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। तो अब चूंकि इसमें माइनस भी लगा हुआ है, तो ये जब आपके पास कोई फ्रैक्शन प्रॉपर होती है, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो उसका आंसर अगर वो पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान होगा, ठीक है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर वो आपके पास पॉजिटिव है तो आंसर आएगा जी आपके पास बिटवीन 0 एंड 1। हमारे केस में ये नेगेटिव आ रहा है साथ में, तो ये आएगा बिटवीन 0 एंड -1, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाऊंगा, चूँकि मुझे इस साइड पे जाना है, ठीक है जी, इस साइड पे जाना है मुझे, तो मैं 0 और -1 लिखना है मैंने, तो मैं 0 इधर लिख लेता हूँ और आगे मुझे 0 से आगे 7 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा, 5वां, छठा हिस्सा और ये 7वां हिस्सा। इस 7वें हिस्से के नीचे मुझे -1 लिख देना है। अगर ये नंबर होता पॉजिटिव तो मैं इधर 0 लिखता और आगे 7 हिस्से करके इधर 1 लिखता। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, यानी 5वें हिस्सा जहाँ ख़त्म हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5th पार्ट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ आपका ये नंबर जो है वो पड़ा हुआ होगा। इस तरह से हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू भी इसको कहते होते हैं। करना इसमें कुछ नहीं है, हमने जस्ट जब भी आपसे पूछा जाएगा मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, तो आपने उस नंबर को 2 लाइंस के दरमियान लिखना है। ये लाइन और ये लाइन ऐसे समझ लें मॉडुलस की जो है वो अलामत है, उसकी सिंबल है। यानी कोई भी अगर पूछा जाए नंबर मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 2 लाइंस में लिखना है, और अगर तो वो है पॉजिटिव तो वही आंसर आ जाएगा। अगर वो नेगेटिव है, जैसे सेकंड में है पार्ट में -21 लिखा है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा पहले 2 लाइंस में और माइनस को हम कर देंगे पॉजिटिव। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव है तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर भी ये 4th पार्ट में देखें -9 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 9 आपके पास आ जाएगी। और ये 5th भी ऐसे ही, और 6th चूँकि ये पॉजिटिव है तो आपने इसको वैसे 88 जो है वो लिख देना है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू क्या करती है कि जस्ट वो नेगेटिव को ख़त्म करके उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में देती है। अगर पॉजिटिव होगा तो वही आंसर, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ख़त्म होके पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लिखा हुआ है फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस, और पहले पार्ट में ये दो नंबर दिए हुए हैं। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसको फाइंड करने का जो तरीका है, इसका दूसरा नाम मॉडुलस डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आपने इन दोनों को माइनस करवाना है, यानी इस नंबर को इसमें से माइनस करवा दें। ऐसे लिखेंगे -7 --2, और फिर आपने ये लिख के इसके बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू की लाइन लगा देनी है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जी। -7 यहाँ लाइन आ गई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आगे 2 आ गया। -7 + 2, अब प्लस माइनस माइनस होता है जी आपके पास, यानी 7 में से 2 माइनस कराऊंगा 5 आ गया, और साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ होता है। अब -5 का एब्सोल्यूट क्या बन जाएगा जी आपके पास, नेगेटिव खत्म हो जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखें जरा इसका, तो लिखा हुआ है 8 एंड -3। अगेन आपने इसको इसमें से माइनस करवाना है। ऐसे लिखूंगा 8 --3, 2 लाइनें आ जाएंगी जी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, या ऐसे समझ लें बाहर माइनस है तो अगले का साइन चेंज करके ब्रैकेट जो है वो ओपन करवाते होते हैं। 8 + 3 आपके पास आ जाएगा जी 11, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें जी, लिखा हुआ है -5 एंड 1। ठीक है, इसका हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो अगेन हम लिखेंगे -5 -1। यहाँ पर 2 लाइनें लगाने के बाद अब देखें दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो जब साइन एक जैसा होता है तो हम प्लस करवाते हैं, 5 + 1 6, और साइन वो लगाऊंगा जो बड़े नंबर वाला है। अब -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को ख़त्म कर देगी और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जी, इसका लास्ट है 2 एंड 3। तो मैं 2 - 3 करता हूं जी, उसके बाद 2 - 3 का आंसर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस कराए 1, और साइन आ गया बड़े नंबर वाला माइनस। एब्सोल्यूट लगा दें और -1 की एब्सोल्यूट आपको आंसर दे देगी 1। एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को क्या करती है, ख़त्म कर देती है। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है आपके पास, पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी लेकिन आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि कहता है हमारे पास जो टोटल चावल हैं, टोटल राइस, इतने केजी हमारे पास टोटल राइस है। हमने इनको कुछ पैकेट्स में पैक करना है, और हर पैकेट में कितने राइस जो हैं वो पैक हो सकते हैं, यानी पैकेट का जो वेट है वो ये है। ये टोटल राइस है और एक पैकेट का वेट इतना है। तो सवाल ये है ए पार्ट में, हाउ मैनी पैकेट विल बी पैक्ड, यानी हम इतने चावलों को कितने पैकेट्स में पैक कर सकते हैं। यानी तकरीबन 50 किलो चावल हैं और एक पैकेट जो है वो आपके पास 5 किलो का है तकरीबन। तो कितने जो पैकेट्स हैं उनमें ये टोटल 50 किलो के करीब जो चावल हैं वो पैक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे, इनको डिवाइड करवा देंगे। टोटल राइस को पैकेट वेट के ऊपर आपने डिवाइड करवा देना है, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने पैकेट्स जो हैं वो पैक होंगे। ये टोटल राइस है हमारे पास और ये है पैकेट का वेट, यानी एक पैकेट में इतने आपके पास चावल आएंगे, तो कितने पैकेट्स लगेंगे कि ये इतने चावल पूरे हो जाएं। तो मैं लिखूंगा 53/4 डिवाइड 5 1/2। टोटल चावल को, टोटल राइस को आपने पैकेट वेट के ऊपर डिवाइड करवा देना है। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं जी,
200 आ जाएगा और उसमें आपने 3 क्या करवा देना होता है, ऐड, और नीचे 4 लिख देंगे। यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होके 3 इसमें ऐड हो जाएगा और नीचे ये वाला नंबर लिख देंगे। सेम इसी तरह से 5 2 10 प्लस 1 ओवर 2 लिख देंगे। यानी ये बन जाएगा आपके पास 203 ओवर 4 डिवाइड 10 प्लस 1 11 ओवर 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से चेंज करवा देते हैं जी, ठीक है, और अगले नंबर को हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। यहाँ पे आपने एक काम करना है कि 2 1 2 2 2 4, ये कटिंग करवा देनी है। तो ऊपर क्या बच गया आपके पास 203, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये आ गया 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर, और 11 2 22। यहाँ आपने बेसिकली कैलकुलेटर का यूज करना है। ये देखें जी, ये आंसर आपके पास आ रहा है 9.22। यानी आपके पास ऐसे समझ लें कोई 9 पैकेट और 10वां थोड़ा सा पैकेट जो है वो लगेगा, जिसमें ये आपके पास सारे चावल जो हैं वो पैक हो जाएंगे। 9 पैकेट फुल हो जाएंगे और 10वां थोड़ा सा पैक होगा। तो ये सवाल था आपके पास ए पार्ट में कि टोटल राइस इतने हैं और पैकेट में हमने इनको पैक करना है। तो कितने पैकेट जो हैं वो टोटल हमारे लगेंगे कि ये इतने राइस जो हैं वो पैक हो जाए। तो डिवाइड कराएंगे, पहले इसको प्रॉपर, ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे जी, ठीक है। उसके बाद बीच में डिवाइड लगा, इसको मल्टीप्लाई से चेंज करवा के अगला नंबर उल्टा दूंगा और ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है हाउ मच राइस इन 8 सच पैकेट्स, ठीक है। यानी आपके पास जो पैकेट का वेट है वो जितना पार्ट 1 में था वही हम यूज करेंगे, ठीक है जी। 5 1/2, यानी एक पैकेट का इतना जो है वो आपके पास वजन है। तो ऐसे 8 पैकेट्स में कितना चावल जो है वो आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रोसेस करवाकर। तो मैं लिखूंगा पहले कि पैकेट जो आया वो आपके पास 1 पैकेट वेट, एक पैकेट का वेट कितना है जी आपके पास, या एक पैकेट जो है वेट की बजाय आप लिख सकते हैं कंटेन राइस, कि एक पैकेट में कितने जो हैं वो चावल आ सकते हैं। 5 1/2 kg। तो 8 ऐसे पैकेट्स में कितने राइस आ जाएंगे जी, 8 पैकेट कंटेन राइस, ठीक है। तो 8 ऐसे पैकेट में कितने चावल आ जाएंगे, आपने 8 से इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5 2 10 प्लस 1 11 ओवर 2, 2 1 2 2 4 8। यहाँ कटिंग होगी और ये 4 इस 11 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 44 kg आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी अगर इतने वजन के 8 पैकेट्स हों तो उनमें 44 kg चावल आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सवाल की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। फॉर अ पार्टी ज़ारा जो है उसने 2 रिबन यूज़ किए, यूज्ड ब्लू रिबन एंड ग्रीन रिबन। कुछ उसने गिफ्ट्स वगैरह बनाने थे या कोई डेकोरेशन करनी थी, उसके लिए उसने 2 रिबन यूज़ किए हैं, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। फिर लिखा हुआ जी कि ब्लू रिबन जो है उसकी लेंथ है 15 2/3 मीटर, ठीक है, 15 मीटर से कुछ ज़्यादा थोड़ी सी। एंड ग्रीन रिबन जो है उसकी लेंथ नहीं गिवन, वो लिखा हुआ है ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। यानी जो ग्रीन रिबन है वो ब्लू रिबन का 4/5 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है गुना, यानी जो आपके पास ग्रीन रिबन है वो ब्लू रिबन की जो लेंथ है ना ये वाली, इसका 4/5 टाइम्स यानी 4/5 गुना है। टाइम्स का मतलब होता है गुना, और इसको फाइंड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करवा के। टाइम्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो पहला पार्ट है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है।
तो अब जो कि गिवन है कि ग्रीन रिबन इज, मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन की जो लेंथ है, इसको अब हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। यानी मैं लिखूंगा ग्रीन रिबन इज का मतलब है यानी इक्वल लगाएंगे, इज की जगह इक्वल आएगा, 4/5 टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई आएगा ऑफ ब्लू रिबन, और ब्लू रिबन की लेंथ अब यहाँ पे हम लिख देंगे। यानी जो ग्रीन रिबन है वो ब्लू रिबन की लेंथ को 4/5 से मल्टीप्लाई करवाने से उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये देखिएगा इसको कैसे हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 15 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जी, ठीक है। 4/5 वैसे लिखेंगे, 15 3s आर आपके पास 45, 45 + 2 47/3। देखें यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं हो रही, तो 4 को 47 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 47 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 3 से तो 15 आ गया, और ऊपर 4 × 47 188 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर यूज करके आपने दोनों को डिवाइड करवा देना है जी, तो 12.53 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। साथ में आपने यूनिट भी लिखना है। बी पार्ट में कहता है कि टोटल लेंथ निकालें दोनों रिबन की। यानी बी पार्ट में हमने क्या करना है कि टोटल लेंथ फाइंड करनी है दोनों रिबन की, ब्लू की भी और ग्रीन की भी। यानी ब्लू की लेंथ को प्लस करवा देंगे ग्रीन रिबन की लेंथ में। तो ब्लू की लेंथ इतनी थी 15 2/3, ग्रीन की हमने ए पार्ट में फाइंड की है 12.53 आ जाती है। तो सबसे पहले इसको भी हम पॉइंट में लिख देते हैं। ये बना था आपके पास 15 3s आर 45 + 2 47/3 + 12.53। इसको भी आप कैलकुलेटर से पहले डिवाइड करवा दें जी। 47/3 आपके पास ये बन जाता है जी 15.67 + 12.53। दोनों को हम क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 28.2 मीटर दोनों रिबन की टोटल लेंथ होगी। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसका जो आंसर है बुक में वो लिखा हुआ है जी 28 1/5। आप ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, दोनों ही आपके पास जो है वो ठीक आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है जी टोटल हमारे पास पाउडर, ये बेसिकली कोई पाउडर नहीं है बल्कि जैगरी पाउडर है, ठीक है जी। जैगरी पाउडर को उर्दू में कहते होते हैं गुड़, ठीक है। यानी आपके पास टोटल इतना जो है वो गुड़ है। आपने उसको पैकेट्स में पैक करना है, और हर एक पैकेट का जो वजन है, वेट जो है पैकेट का, वो 2.5 kg है। यानी टोटल गुड़ हमारे पास इतना है, और जिन पैकेट्स में पैक करना है उनको, उस एक पैकेट का जो वजन है वो इतना है। तो पूछा हुआ है जी कि टोटल कितने पैकेट्स जो हैं वो आप यूज करेंगे, टोटल पैकेट्स यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल राइस वाले क्वेश्चन के जैसा है कि टोटल वेट को जो है वो आपने, टोटल जो आपके पास पाउडर है, जैगरी पाउडर यानी गुड़, उसको आपने पैकेट वेट के ऊपर डिवाइड करवा देना है, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर फिर हम यूज करेंगे 230.75/2.5। कैलकुलेटर यहाँ पे लगाएं, इसको डिवाइड करवाएं, तो आपका आंसर आ जाएगा 92.3 पैकेट्स। यानी 92.3 यानी 92 पूरे यूज हो जाएंगे पैकेट्स, और जो 93rd पैकेट होगा वो थोड़ा सा यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का एक आधा पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है कि अगर इस तरह के 15 पैकेट्स हो जाएं,
ठीक है, इतने वजन के 15 पैकेट्स हो जाएं तो कितना पाउडर, जैगरी पाउडर जो है यानी गुड़ है, वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा 1 पैकेट कंटेन जैगरी पाउडर। ठीक है जी, एक पैकेट में कितना आना है जी गुड़ आपके पास, वो है जी आपके पास 2.5 kg आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने पैकेट्स हैं, दूसरे पार्ट में कहता है कि 18 इतने वजन के पैकेट्स हों, 18 पैकेट्स हों, तो उनमें आपके पास कितना जो है वो गुड़ आएगा। तो आपने 2.5 को 18 से क्या करवा देना है जी, मल्टीप्लाई करवा देना है कि एक पैकेट में इतना गुड़ आएगा, तो 18 में कितना आएगा आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 18, तो वो आंसर आ जाएगा 45 kg। यानी 18 ऐसे पैकेट हों तो 45 किलो गुड़ जो है वो आप उनमें पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बंदा है ज़ीशान, उसके पास टोटल जो पेट्रोल है, टोटल पेट्रोल वो 137.5 लीटर है। उसने इस पेट्रोल को बोतलों में फिल करना है। तो ए पार्ट है कि कितनी बोतलें जो हैं वो लगाएगा, कितनी बोतल्स यूज़ होंगी अगर एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो इतनी हो। तो हम इस नंबर को इस पे क्या करवा देंगे, डिवाइड, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया है और राइस वाला क्वेश्चन किया है। तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बोटल्स जो कि वो यूज़ करेगा वो आ जाएगा जी आपके पास 137.5 ओवर 5.5, यानी टोटल पेट्रोल को बोतल की कैपेसिटी पे आपने डिवाइड करवा देना है। और कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे जी हम यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 25 बोटल्स। यानी अगर एक बोतल की कैपेसिटी इतनी है और इतना पेट्रोल फिल करना है तो 25 बोतलें हमें चाहिए होंगी। बी पार्ट में कहता है जी आपके पास बोतल की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो गई है और अब बोतल की जो कैपेसिटी बनती है वो 6.25 लीटर बनती है। तो टोटल बोतल कितनी यूज़ होंगी जी, टोटल नंबर ऑफ बोटल्स सेम वही काम करेंगे हम कि 137.5 को 6.25 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप इसके लिए, तो आंसर आ जाएगा 22 बोटल्स। अब यहाँ पर देखें कि पहले जो बोतल की कैपेसिटी थी बोतल की वो 5.5 थी, तो 25 बोतलें यूज़ हुई, 25 बोटल्स। अब कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, यानी बोतल जो है बोतल बड़ी हो गई है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी बोतलें यूज़ होंगी, 22 बोटल्स जो हैं वो यूज़ करेगा कि ये सारा पेट्रोल इसमें फिल हो जाएगा। अब कहता है जी कि कितना पेट्रोल फिल होगा, ठीक है, अगर एक बोतल की कैपेसिटी 6.25 है और हमारे पास इस तरह की 18 बोटल्स हों, तो मैं लिखूंगा 1 बोतल कंटेन पेट्रोल, एक बोतल में कितना पेट्रोल आएगा जी 6.25 लीटर। कहता अगर इतनी 18 बोतलें हों तो कितना पेट्रोल आएगा जी, आपने 18 को 6.25 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा 112.5 लीटर। यानी अगर इस कैपेसिटी की, इस साइज़ की 18 बोतल्स हों तो इतना लीटर जो पेट्रोल है वो उनमें भरा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने बाकी फेलोज़ को, फ्रेंड्स को भी बताएं। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।